सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। साथियों, हमारे जो चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री को आप तक पहुंचाना, एट्रोसिटीज पर जहां जातिवादी अत्याचार होता है उन मुद्दों को उठाना, करंट न्यूज जो कहीं भी जिस तरह से जातिवादी मानसिकता के लोग हमारे बहुजन समाज पे अत्याचार करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज का एपिसोड बाबा साहब के ऐतिहासिक दिनों से जुड़ा हुआ, और ये लगभग बाबा साहब के जिंदगी के आखिरी दौर के आसपास की हिस्ट्री है। और यह है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया हुआ आगरा का पूरा भाषण इसमें होगा। तो शुरू करते हैं साथियों। रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है, ये कहना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। भले ही आप एक टाइम भूखे रह लें, लेकिन स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। 18/3/1956 के दिन आगरा में डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। सभा में अध्यक्ष पद पर थे उत्तर प्रदेश से काम का एफए के अध्यक्ष आयु तिलक चंद कुरील, मंच पर आयु कृष्णदत्त पालीवाल और उत्तर प्रदेश के कई मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। सभा में करीब 2 लाख का जन समुदाय उपस्थित था। ठीक 6:30 बजे समारोह के आयोजन स्थल रामलीला मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आगमन हुआ। रामलीला मैदान में प्रवेश करते ही बाबा साहब अंबेडकर की जय हो के नारों से आसमान गूंज उठा। केवल आगरा ही नहीं वरना आसपास के गांव शहरों से उनका भाषण सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में अस्पृश्य जन समुदाय वहां इकट्ठा हुआ था। मोटर से उतरने के बाद, कार से उतरने के बाद लाठी के सहारे लोगों का सहारा लेकर उन्हें मंच तक जाना पड़ा, लेकिन भाषण देते वक्त एक स्टूल के सहारे वे खड़े रहे। इस अवसर पर उन्हें 5,000 रुपयों की और 1,000 रुपयों की इस प्रकार से 2 थैलियां दी गईं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। 25 साल पहले राजनीति में प्रवेश करते समय मेरे जीवन के 3 उद्देश्य थे। पहला, अस्पृश्यों के हर घर में ज्ञान की गंगा का प्रवाह पहुंचाना। इस उद्देश्य में मुझे काफी हद तक सफलता मिली है। कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज अछूत लोग, अस्पृश्य लोग आगे भले न हो, मुझे आत्मविश्वास है कि कुछ ही दिनों में से अच्छी प्रगति हासिल कर सकते हैं। मेरे कार्य का दूसरा उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य था सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिलाना। मेरी कोशिश से प्राप्त सफलता आज आपके सामने है। इन दोनों उद्देश्यों में आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन दूर दराज के गांव में रहने वाले मेरे अनगिनत अछूत बंधुओं, अछूत भाइयों की स्थिति में सुधार लाने के मेरे तीसरे उद्देश्य में मुझे अभी बहुत कम सफलता मिली है। इसलिए मेरी बची हुई जिंदगी और मेरा पूरा सामर्थ्य मैंने इन अस्पृश्य भाइयों के सर्वांगीण सुधार के लिए व्यतीत करने का निश्चय किया है। जब तक वे खेती छोड़कर शहरों में नहीं आते, तब तक उनके जीवन की स्थिति में सुधार नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे अछूत समाज के लोगों के पास जमीन ही नहीं होती थी। हमारे गांव में रहने वाले इन अस्पृश्यों को अपने पुरखों के गांव में रहने का मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें लगता है यही अपनी रोजी रोटी है, लेकिन रोटी से अधिक महत्व सम्मान का होता है। जिन गांव में उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है, पग पग पर उन्हें अपमानित किया जाता है, जहां उन्हें अपमानित होकर स्वाभिमान शून्य जीवन जीना पड़ता है, ऐसे गांव किस काम के। गांव के अस्पृश्य अपने गांव से निकलकर वहां चले जाएं जहां पड़ती जमीन हो, उस पर कब्जा कर अपनी मालकियत कायम करें। जमीन पर कब्जा करते समय अगर किसी ने टोका तो उनसे साफ साफ कहें कि हम जमीन छोड़ेंगे नहीं, हम सरकार को सही लगान देने के लिए तैयार हैं।
तो साथियों, यहाँ काशीराम जी का भी याद आता है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। नए गाँव बसाकर स्वाभिमान से परिपूर्ण इंसानियत भरा जीवन जिएँ, एक बड़ा अच्छा रास्ता उन्होंने दिया। नए समाज का निर्माण करें, वहाँ के सभी काम करें, ऐसे गाँव में कोई अन्य अस्पृश्य कहकर उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अस्पृश्यों द्वारा पड़ती ज़मीन पर कब्जा करने की मुहिम चलाने वाला हूँ। अपने गरीब और अज्ञानी बंधुओं की सेवा करना पढ़े-लिखेओं का पहला कर्तव्य होता है। बड़े ओहदों पर जाने के बाद अक्सर पढ़ें-लिखें अशिक्षित बंधुओं को भूल जाते हैं। अपने समाज के बारे में अपनत्व का भाव न होने के कारण ऐसा होता है, जो कि आज आप भी देख रहे हैं, जिनको काशीराम जी ने चमचा कहा। उनके मन में अपने बंधुओं के प्रति तिलमिलाहट नहीं होती, यही इसकी वजह है। धर्म भावना का अभाव भी एक और कारण है। वे अगर अपने अनगिनत बांधवों को ध्यान नहीं देंगे तो समाज का ह्रास होगा। अन्य किसी भी धर्म से बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है और मेरी इच्छा है कि आप सभी मेरे साथ इस वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। इस बारे में मैं आप पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, यह आपकी मर्जी का सवाल है। लेकिन मेरे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद मैं इस पर अछूत नहीं रहूंगा। साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विधानसभा में आरक्षित जगहों की म्याद संविधान के अनुसार केवल 10 सालों की है। जल्द ही यह म्याद पूरी हो जाएगी। जिंदगी भर आरक्षित जगह थोड़े ही रहने वाली है। आखिर हमें अपने सामर्थ्य के सहारे आगे बढ़ना होगा। आखिर हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना होगा। आरक्षित जगहों के सहारे हम प्रगति हासिल नहीं कर सकते। बौद्ध बनने के बाद मैं आपका नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा और मैं फेडरेशन में भी नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि अस्पृश्य वर्गों में से ही किसी ऐसे व्यक्ति को आगे आकर मेरी जगह और नेतृत्व की कमान संभालें, वरना एक खंभे के सहारे टिके तंबू की तरह अपना संगठन बिखर जाएगा। बौद्ध बनने के बाद लेकिन मैं राजनीति से अलग नहीं होऊंगा। केवल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टिकट पर उम्मीदवार बनकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ूंगा, भले फिर मेरी विजय हो या मुझे हार का सामना करना पड़े। मुझे उसकी फिक्र नहीं। मैं आप लोगों को एक और अधिकार दिलवाने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये आग्रह में कहा। अब कुछ तथ्यों पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। जिस रिजर्वेशन की जो उन्होंने रिजर्वेशन दिया पॉलिटिकल, वो 10 साल के लिए था। उन्होंने अपनी स्पीच में ये क्लियर कर दिया। जिस 10 साल के रिजर्वेशन से आज लगभग 137-138 सांसद और हजारों की संख्या में विधायक विधानसभा में जो बैठे हैं, क्या वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने अपने दूसरे समाज को इतना मजबूत किया कि आगे रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े? बल्कि अब यहां काशीराम जी का भी जिक्र करना जरूरी है। चमचा युग जो उन्होंने कहा, चमचा युग ऐसे लोगों को ही कहा जो रिजर्वेशन के नाम पे और अलग अलग पार्टियों में सिर्फ अपने घर परिवार का हित साधने, हित मतलब अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने में उस रिजर्वेशन का आज तक फायदा उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साहब काशीराम जैसा नेतृत्व उनके जाने के बाद दोबारा से नहीं हुआ, जिसने इस पर कुछ फोकस करने का काम किया हो। और ये मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं साहब काशीराम जी के साथ मुझे काफ़ी उनको समझने का मौका मिला सन 1984 से। और दिल्ली के 2 इलेक्शन में मैं उनके प्रचारक के रूप में माइक पर गलियों में जाकर के और चाकुओं के अटैक तक झेले, नारे लगाया करता था। इसलिए ये बड़े दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो जिनको साहब काशीराम जी चमचा कहते थे, वो चमचा एक बड़ी तादाद में वो भाजपा के संघी पार्टी में, गांधी के
कांग्रेस, जिस गांधी ने हमारे समाज को हरिजन बनाया, जिनका डीएनए खत्म करने की चाल उस गांधी ने रची, और संघी जो हमारे सबसे कांग्रेस से भी ज्यादा बड़े दुश्मन हैं, आरएसएस और भाजपा वाले, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना पर देश को स्थापित करना चाहते हैं, और करना नहीं चाहते बल्कि अगर आप प्रैक्टिकल फिजिकल रूप में देखें तो वो हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं। हम लोग तो सिर्फ ये कहते कहते रह गए कि हिंदू राष्ट्र भाजपा कभी बनाएगी नहीं या बना नहीं सकती है, सिर्फ वो घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि वो घोषणा करने से ये देश इतने गर्त में चला जाएगा, जो है टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्ट होता है वो सारे देश इसको देना बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है आरएसएस और भाजपा की। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा देश मनुस्मृति से और हिंदू राष्ट्र के रूप में ही चल रहा है। कहीं पर भी आपको संविधान के रास्ते पे देश नहीं चलता दिखेगा। खास तौर से जब हमारे समाज पर कहीं पर भी घटनाएं होती हैं, मार पिटाई की, जाति के ऊपर उत्पीड़न होता है, तो एक एफआईआर नहीं होती है, और एफआईआर हो भी गई तो जो पीड़ित परिवार है उसको इतना बुरी तरीके से तोड़ा जाता है कि उस केस को वापस ले लेता है। और इस संविधान का भी अगर कोई फायदा उठा रहा है तो सिर्फ वो ब्राह्मणवादी उठा रहा है, क्योंकि उसी संविधान को तोड़ मरोड़ कर क्रॉस एफआईआर कराई जाती हैं। तो बस मनुस्मृति का जो रूप है वो सिर्फ बदला है कि जो पहले जो हम सुनते आए हैं कि अगर कोई ब्राह्मण का कुछ सुन लेगा तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, या वो बोलेगा ब्राह्मण के खिलाफ तो उसकी जीभ काट दी जाएगी, या रास्ते में चलेगा तो उसके पीछे झाड़ू और मुंह के आगे हांडी बांध दी जाएगी, ताकि वो सफाई करता चले और उसका थूक रास्ते में कहीं भी ना गिरे। सिर्फ उसका रूप बदला है। अब रूप जो बदला है वो मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे अपने महान पुरुषों के त्याग और संघर्ष और बलिदान की जो हिस्ट्री है वो आप तक पहुंचा सकें। और हो सके तो साथियों एक आर्थिक सहयोग भी करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसको भी फॉलो करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।